अगला सॉइल प्रॉपर्टी क्या है? पहला था सॉइल टेक्सचर, अब है सॉइल कलर। सॉइल कलर, सॉइल के कलर्स भी होते हैं क्या? Soil color gives an indication of soil conditions and some of its important properties. Soil colors differ due to mineral content of their parent rock. And I think the amount of organic matter in them? Correct. Soil can be red, yellow or brown in color. It is due to different types of iron oxides in the soil. But the soil in my garden, it looks dark in color. Dark colors of a soil are associated with presence of certain minerals and the type of organic matter, humus in it. The next property of soil is soil structure. Oh, I know. Soil structure can be structureless, as in case of sandy soil, because the sand grains behave independently of each other. Clay soils, on the other hand, have the tendency to stick together. When I made a mud ball, I saw that the soil particles have a tendency to stick together. It would be difficult to make mud balls with sand because sand particles do not adhere or stick together. बिल्कुल सही। तुम्हें तो इसके बारे में पहले से ही पता है। तो मैं तुम्हें अगला प्रॉपर्टी बताती हूँ, जो है प्लास्टिसिटी एंड कोहेशन। प्लास्टिक क्या? प्लास्टिक? हाँ, आजकल सॉइल में भी बहुत सारा प्लास्टिक आ गया है। अरे बुड़बक, प्लास्टिसिटी। Plasticity is the property that enables moist soil to change its shape on application of force and retain its shape even when the force is withdrawn. समझ में आया? Honestly नहीं। अरे जैसे कि तुम्हारे पहले वाले एग्जाम्पल को ही लेते हैं। Sandy soils may be considered to be non-plastic and clayey soils to be considered plastic. अब cohesion बताऊं? हाँ, बताओ। The tendency of similar particles to stick to one another is known as cohesion. Plastic soils are cohesive. This property is utilized for making clay pots and terracotta toys. अरे वो देख रोहन, चल भागते हैं यहाँ से। क्यों? अरे पिछले बार मिला था, बहुत सवाल पूछता है। पूछ रहा था, डू यू गाइज नो व्हाट इज सॉइल डेंसिटी? आई कैन टेल यू। मैंने कहा सबको पता है, बताऊँ? सॉइल्स हैविंग लार्जर पार्टिकल्स हैव हायर डेंसिटी। सिंपल, जैसे कि सैंडी सॉइल। Such soils usually have a higher weight per unit volume than those having smaller particles. तो soils having smaller particles have lower density, जैसे कि clayey soil. मुझे तो infiltration rate and percolation rate के बारे में भी पता है, बता देती हूँ, सुन ले। Absorption of water by the soil depends on its infiltration and percolation rate. सीधी बात है, इन दोनों पे डिपेंड करता है। क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। अच्छा, इन्फिल्ट्रेशन इज द रेट एट विच वाटर एंटर्स द सॉइल। तो पर्कोलेशन क्या है? रेट एट विच वाटर मूव्स थ्रू अ सॉइल। एक एंटर्स अ सॉइल, दूसरा मूव्स थ्रू अ सॉइल। तो ना इस पे जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज टू, है ना? तो वैसे करके याद कर सकते हैं हम।
तो ये दो फैक्टर्स जो हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या है? दे हेल्प टू डिटरमाइन द suitability of soil for growing crops. कितना suitable है वो soil. Secondly, influence the formation of natural wildlife habitats. अब soil suitable होगा तभी तो वहाँ चीज़ें उगेंगी ना. अब स्क्विरल से लेके शेर तक सबको कहीं ना कहीं soil पे तो डिपेंड करना ही है, जंगल में ही तो रहते हैं. अच्छा, कभी सोचा है कि soil का जो composition है उसमें होता क्या क्या है? मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ जो सॉइल है ना, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट. एक तो नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक होगा, है ना, और सर्टनली उसमें जो क्वांटिटी है या टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स है उन पे भी डिपेंड करेगा. तो दो बातें हो गई. पहला पॉइंट जो होगा ना, जैसे 5 पॉइंट मैं सोच पा रही हूँ, बताती हूँ. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब जो ह्यूमस कहते हैं ना, ऑर्गेनिक, बताऊँगी डिटेल में बताऊँगी, ठीक है. फिर दूसरा सॉइल का वाटर, सॉइल का एयर कितना है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना फाउंड इन द सॉइल, वो. तो पहला जो पॉइंट मैंने बताया और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सॉइल आर डिराइव्ड फ्रॉम द पेरेंट रॉक, जिससे कि सॉइल बना. एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑल्सो अफेक्ट्स द इनऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ अ सॉइल. मतलब कि अगर आपने फर्टिलाइजर्स ऐड किया है तो वो ऑर्गेनिक तो नहीं है ना, वो इनऑर्गेनिक है, तो वो भी एक कंटेंट ऑफ द सॉइल ही बन गया. ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि मैंने पहले भी बोला, ह्यूमस नाम दे रहे हैं हम उसको. दिस इंक्लूड्स डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसके अलावा एनिमल एक्सक्रीटा भी, और रेसिड्यूज ऑफ सॉइल ऑर्गेनिजम्स. ह्यूमस जो है इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. जितना ह्यूमस होगा सॉइल उतना अच्छा है, वो पानी को होल्ड कर सकता है, उसका कैपेसिटी बढ़ रहा है. तो थर्ड पॉइंट फिर डिस्कस कर सकते हैं, सॉइल वाटर. इट इज़ जनरली प्रेजेंट इन द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. अब सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में कितना पानी है? The water content of a soil has a significant effect on plant productivity. Different crops, however, differ in their irrigation requirements. अब सूखी मिट्टी पे तो पौधा उगेगा नहीं ना, उगेगा अभी तो जी तो नहीं पाएगा, पानी उसे चाहिए. तो मिट्टी अगर पहले से ही पानी को होल्ड कर पा रही है तो अच्छी बात है ना. हाँ, लेकिन ये भी एक पॉइंट है कि डिफरेंट क्रॉप्स जो होते हैं ना, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है. कुछ पौधे बहुत कम में भी ज़िंदा रह लेते, कुछ को काफ़ी पानी चाहिए होती है. जैसे राइस फील्ड्स, राइस पैडी फील्ड्स होते हैं ना, वहाँ कम पानी नहीं चलेगा, आपको एक्सटर्नली डालना ही पड़ेगा. अब सुनो सॉयल एयर, सुन रही हो ना? हाँ, ध्यान से सुनो. अगले हफ्ते टेस्ट आएगा ना इसका, फिर क्या लिखोगी? ध्यान से सुनो. सुन रही हो? नहीं सुन रही हो? सुनो तुम ध्यान से. बोलो. सॉइल एयर बता रही थी ना मैं. हाँ, अब देखो, स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स कंटेन एयर. ठीक है, वेल एरिएटेड हुआ तो सॉइल्स आर एसोसिएटेड विद हेल्दी रूट्स दैट इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्टिविटी. हवा मतलब गैप होगा तो रूट्स आराम से अंदर जा सकेंगे. सॉइल एयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ रूट्स. नहीं तो रूट्स स्ट्रगल करते रहेंगे, जगह ही नहीं है. सॉइल एयर कंटेंट डिक्रीजेस ड्यू टू वाटर लॉगिंग, which can result in poor plant growth and even death of the plants. तो हम क्या करते हैं ना, जैसे गमलों में भी कभी कभी हम लगाते हैं ना पौधा, तो मैनुअली एक क्या बोलते हैं उसको, स्टिक टाइप होता है, उससे हम धीरे धीरे मिट्टी का जो अपर लेयर है उसमें थोड़ा ऑक्सीजन लाने के लिए उसको हल्के से हम कर देते हैं, मतलब लूज़ कर देते हैं, ताकि उसमें ऑक्सीजन या हवा हो और वो रूट्स जो हैं वो अंदर तक जा. A variety of living organisms are found in soil. बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया हो गया, फंगाई, अलगे. तो अगर आप सॉइल में बिना वजह पकड़ रहे हो ना सॉइल को हाथों से,
तो हैंड वॉश भी कर लेना चाहिए। मतलब गार्डनिंग जिनको हॉबी है उनको ये पता ही होगा कि कभी कभी ग्लव्स पहन के आपको मिट्टी में डायरेक्टली बारिश के मौसम में हाथ मत ही दो, या फिर आप कुछ टूल्स यूज़ करो गार्डनिंग के लिए, है ना। ऑर्गेनिजम्स में इंसेक्ट्स और अर्थवर्म्स भी आते हैं, वो भी तो लिविंग है। इंसेक्ट्स और अर्थवर्म्स जो होते हैं वो मिट्टी में ही मिलते हैं हमें, तो ये दोनों भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सुनो, मैं तुम्हें सॉइल के बारे में बता रही हूँ ना, तो प्लाउइंग क्या होता है ये तो जानना ज़रूरी है, ये मिस नहीं कर सकते। प्लाउइंग मतलब एक प्रोसेस है, लूजनिंग, टर्निंग द सॉइल, मतलब सॉइल को आप टर्न कर रहे हो, लूजन करने के लिए टिलिंग बोलते हैं इसको, टिलिंग, ठीक है। तो नेचर के पास क्या मेथड है जो, अगर प्लाउइंग इतना इम्पोर्टेंट है तो नेचर्स प्लाउमैन किसे कहते बताओ? अरे गेस तो करो, सोचो। कुत्ता। अरे नहीं रे, कुत्ता नहीं, अर्थवर्म। हाँ वैसे कुत्ता भी खोदता तो है, लेकिन वो उसके मूड के ऊपर है। जो अर्थवर्म होते हैं ना, दे burrow deep below the surface, consuming organic matter and soil along the way. यहाँ तक कि उनका जो एक्सक्रीटा होता है जिसे वर्म कास्ट बोलते हैं, दे ऑल्सो मेक द सॉइल वेरी फर्टाइल, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ड्यू टू देयर बरोइंग एक्शन, ये जो चलता रहता है, मिनरल रिच सॉइल जो है इट मूव्स टू द सर्फेस विच इम्प्रूव्स प्लांट ग्रोथ। अब प्लांट को वो वाला अच्छा वाला सॉइल मिल गया, और बरोइंग की वजह से, बरोइंग एक्शन ऑल्सो एरिएट्स द सॉइल, हवा, तो इससे ड्रेनेज भी एनहांस हो जाता है। कुछ भी हो जाए, टेस्ट में वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में तो ज़रूर पूछते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग जो है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट, और कुछ नहीं। कैसे? बाय सम स्पीशीज ऑफ अर्थवर्म, जैसे कि रेड अर्थवर्म्स। और वर्मी कंपोस्ट इज़ अ न्यूट्रिएंट रिच नेचुरल फर्टिलाइजर एंड सॉइल कंडीशनर। तो जैसे मैच द फॉलोइंग होता है ना, एक साइड में अगर वर्मी कंपोस्ट है और दूसरे साइड में लिखा हुआ है नेचुरल फर्टिलाइज़र या न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, तो उसके साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। और अदर टर्म्स फॉर वर्मी कंपोस्ट क्या क्या है? वर्म कंपोस्ट है, वर्मी कास्ट है, वर्म कास्टिंग्स हैं, वर्म ह्यूमस है, या वर्म मैन्योर भी है, ठीक है। बस इनको याद कर लेना है। तो देखा जाए तो सॉइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हुआ, है ना, लेकिन खाली प्लांट्स के लिए नहीं। सोचने वाली बात है कि क्या खाली प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए? सॉइल जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि सॉइल सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर मोस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। हाँ, आज के ज़माने में भी जैसे माइनिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, इन सब में मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ सॉइल कैन बी इन्वॉल्व्ड। किस तरह से? जैसे सरफेस माइनिंग, रोड बिल्डिंग, डैम कंस्ट्रक्शन, अर्थ शेल्टरिंग करके कुछ होता है। तो अर्थ शेल्टरिंग ना एक जैसे आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस है ये, ऑफ यूजिंग सॉइल एज एक्सटर्नल थर्मल मास अगेंस्ट बिल्डिंग वॉल्स। इसको अर्थ शेल्टरिंग बोलते हैं। रिपीट करती हूँ, अर्थ शेल्टरिंग क्या होता है? एक प्रैक्टिस है जिसमें कि वी यूज़ सॉइल एज एन एक्सटर्नल थर्मल मास अगेंस्ट बिल्डिंग वॉल्स, दीवारें बनाने के लिए। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स मिनरल एंड वाटर टू प्लांट्स, ये हमें पता ही है। सॉइल एब्जॉर्ब्स रेन वाटर एंड रिलीजेज इट लेटर, तो उसकी वजह से इट प्रिवेंट्स फ्लड्स एंड ड्राउट। अगर ऐसा नहीं होगा, ऊपर ही रहेगा सब समय पानी, तो फ्लड हो जाएगा ना। सॉइल क्लीन्स द वाटर एज इट पर्कोलेट्स, मतलब पानी सेडिमेंटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, धीरे धीरे जैसे वो फिल्ट्रेशन सेडिमेंट, वो धीरे धीरे जब नीचे सॉइल के थ्रू नीचे जाता है तो वो पर्कोलेट करता है, तो वो क्लीन भी तो होता है। इट इज़ द हैबिटेट, ज़मीन के नीचे वाला पानी क्लीन नहीं होता है क्या? वैसे इट इज़ द हैबिटेट ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स। मस्त रहते यहाँ पे इंसेक्ट्स, छोटे छोटे जानवर मस्त घर बना के रह लेते ज़मीन खोद खोद के।
गड्ढा बना के गर्मी से भी बच जाते हैं। सॉइल रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन। मतलब ये जो पूरा फूड चेन है उसकी शुरुआत बेस में जो है वो सॉइल ही तो है। हाँ, जैसे कि प्लांट्स बोलो या कुछ भी लोअर एनिमल्स जो होते हैं वो सब अपना न्यूट्रिएंट सॉइल से ही लेते हैं, है ना। और एनिमल्स भी अगर प्लांट्स को खाते हैं तो प्लांट्स भी फिर सॉइल से ही अपना न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं।